माँ का इंतज़ार आखिरी किस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और उसने मुझसे वादा किया कि वो मुझसे शादी करेगा और माफ़ी भी मांगी, मगर अब क्या फ़ायदा था। लूट लेने के बाद कोई माफ़ी मांगे तो दामन तार तार ही रहता है। अगले दिन मनसब मुझे घर ले आया और मेरे वालिदैन को समझाया कि इसको कुछ मत कहना, जो गलती हुई है उसको माफ़ कर दीजिए और शुक्र कीजिए कि इसकी इज्जत इस बाज़ार में नीलाम होने से बच गई। इस रोज़ अगर मैं अपने इस पुलिस ऑफिसर के साथ वहाँ ना जाता तो ना जाने इस पर क्या क़यामत गुज़र जाती। अल्लाह का करम हुआ कि मेरा वहाँ जाना आपकी इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ का सबब बन गया। और शायद मुनीर की मौत भी इसी तरह लिखी थी कि वो भयानक हादसे में इस तरह दुनिया से चला गया। ये हकीकत तो बहरहाल सबको पता चल चुकी थी कि मैं मुनीर के साथ भागी थी, मगर मौत उसको ले जा चुकी थी, लिहाजा इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। मनसब के समझाने पर अम्मी अब्बू खामोश हो गए। अगरचे मुझसे नाराज़ बहुत थे और बात भी ना करते थे, मगर मारपीट से काम नहीं लिया कि इसमें इनकी बदनामी थी। फिर मनसब ने अब्बू को यकीन दिला दिया था कि फ़िक्र मत करें, मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा। अब कोई इससे बदसलूकी ना करे और ना घर से भागने का ताना दे। मनसब हर दूसरे तीसरे दिन मुझे फ़ोन करता था और मेरी खैरियत दरियाफ्त करता था। कभी कभी मैं भी फ़ोन करती कि मेरी अंधेरी ज़िंदगी की अब वो एक ही साथी था। एक रोज़ उसका फ़ोन ना आया और मैंने भी फ़ोन नहीं किया, तो अगले दिन उसने फ़ोन करके कहा कि बुशरा, रात तुमने भी फ़ोन नहीं किया, क्यों? मैं इंतज़ार करता रहा। मेहमान आए हुए थे जिसकी वजह से मैंने फ़ोन करना मुनासिब नहीं समझा। मैंने बहाना किया, तुमको पता है जिस रात मैं तुमसे बात नहीं करता उस शब ये काली रैन गुज़रने का नाम नहीं लेती और तुम के बात नहीं समझती। मैं समझती हूँ मगर मजबूरी है। अच्छा, मैं तुम्हारे शहर आ रहा हूँ, सिर्फ तुमको देखने, छुप ना जाना, सामने ज़रूर आना। अच्छा, कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। दिल घबराने लगा। बेशक मनसब को मुझसे प्यार हो गया था, मगर मैं जानती थी कि इसकी मंगनी इसके मामू की बेटी आसिया से हो चुकी है और मुझसे शादी करने के लिए इसको इस रिश्ते से बगावत करना पड़ेगी, जो मेरी अम्मी को किसी भी सूरत गवारा ना था। मनसब घर आता तो भी अम्मी उसके सामने हम बात ना करते कि माँ अपने भांजे का मुझसे घुलना मिलना सख्त नापसंद करती। ताहम फ़ोन पर उसने कहा कि सिर्फ तुमसे मिलने आ रहा हूँ। वो यहाँ अपने घर वालों से मिलने आ रहा था, फिर उसने मुझसे मिलने आना था, मगर घर पर बात नहीं हो सकती थी, लिहाजा इसने यहाँ आकर फ़ोन किया कि फिर तुम फ़राह के घर आ जाओ, वहाँ बात कर लेते हैं। फ़राह उसके चचा की बेटी थी और उनका घर करीब ही था। मजबूरन मैंने अम्मी से कहा कि फ़राह बीमार है, क्या मैं पूछने चली जाऊँ? वो बोली, हरगिज़ नहीं, शाम होने वाली है, ये कौन सा वक्त है फ़राह के यहाँ जाने का? तुम्हारे अब्बा नाराज़ होंगे। मेरी बहन ने तरफदारी की, अम्मी जाने दो ना, भैया छोड़ आएगा। हरगिज़ नहीं, आजकल जवान लड़की को भेजने का ज़माना नहीं। लोग पहले क्या कम बातें बनाते हैं। इतने में फ़राह के घर से उसका छोटा भाई आ गया कि फ़राह बाजी को अस्पताल ले जा रहे हैं। तब अम्मी का दिल पसीजा, बोली, तुम लोग घर पर रहो, मैं खुद जाती हूँ। वहाँ उसी दम वो फ़राह के घर चली गई। उनके जाने की देर थी कि मनसब घर आ गया। दरअसल उसने फ़राह के भाई को भेजा था। अम्मी घर पर न थी, अब हम बात कर सकते थे। तब उसने कहा, बुशरा, तुम माँ को राज़ी कर लो, क्योंकि तुम्हें पता है कि मेरी माँ आसिया के अलावा किसी को बहू ना बनाएगी और वो ज़िद की बहुत पक्की हैं।
یہ नामुमकिन है। तुम्हारी खाला मेरी सगी माँ नहीं है, तुम जानते तो हो। तुम इनको राज़ी कर सकते हो तो कोशिश करके देख लो। मैं इनके सामने ज़ुबान नहीं खोल सकती। अच्छा बताओ, अगर हमारी शादी पर कोई राज़ी ना हुआ तो क्या तुम मुझसे कोर्ट मैरिज कर लोगी? इसकी बात सुनकर मुझको ठंडा पसीना आ गया। क्या क्या कह रहे हो मनसब? एक बार फिर मैं इस राह पर गुज़र चुकी हूँ और रास्ता भूल चुकी हूँ। तुम ना मिलते तो तबाही मेरा मुकद्दर थी, लेकिन इस बार ऐसा ना होगा। मैं जो तुम्हारे साथ हूँ, तुम खुद अपने और मेरे घर वालों से बात करोगे मनसब। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। कोशिश तो करो, उसने कहा। आगे मुकद्दर की बात है, लेकिन कोशिश करने में हर्ज ही क्या है? ये नामुमकिन है। हाँ, अगर तुम मेरे वालिद साहब को राज़ी कर लो तब शायद ये मुमकिन हो जाए। मनसब ने घर जाकर अपनी वालिदा से बात की। उसकी माँ ने मेरी माँ से कहा। अम्मी ने इस वक्त मुझ पर गुस्सा उतारना शुरू कर दिया कि क्या तुझे इसी दिन के लिए परवान चढ़ाया था? अब जो तेरी खाला कह रही थी, मुझे तो सुनकर शर्म आ रही थी। तू मर क्यों ना गई? बेहया, पहले एक के साथ भागी, अब दूसरे के साथ दोस्ती कर ली। मनसब मेरा खून है, क्या वो थूका चाटेगा? तुमने डोरे भी डाले तो किस पर? मेरे भाई की बेटी आसिया के हक पर डाका डालने जा रही है बेगैरत। तूने हमें डस लिया है, हम तो बर्बाद हो गए हैं। अगले दिन खाला आ गई, बोली मेरा बेटा कह रहा है कि बुशरा के सिवा किसी से शादी ना करेगा, जान दे देगा। किसी बेहया है तुम्हारी लड़की के मेरा बेटा अपने मुंह से नाम ले रहा है। मैं रोने लगी। अम्मी इनकी बातें मत सुने, इनका बेटा खुद मेरे पास आया था, मैं नहीं गई थी उनके बेटे पास। बकवास बंद कर बेहया, कुछ शर्म कर। लड़के ऐसी लड़कियों से शादी नहीं करते जो घर से भाग चुकी हों। तुमने इसने तुमसे शादी भी कर ली तो कुछ दिन बाद छोड़ देगा। वो हमारा खून है, मैं इसको अच्छी तरह से जानती हूँ। अम्मी ने मुझको इतनी सुनाई कि मैं खून के आंसू रोने लगी। आखिरकार कमरे में बंद हो गई। तभी फ़ोन की घंटी बजी। मनसब का फ़ोन आया था। उसने कहा, सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, हमारे बुज़ुर्ग यूं नहीं मानने वाले हैं। मैं किसी वक्त किसी भी कीमत आसिया से शादी नहीं करूँगा, और तुम अपनी इस्मत का गौहर मेरे हवाले कर चुकी हो, तो बेहतर है कि शादी भी मुझसे कर लो। कैसे करूं? कोई मानता नहीं। रोते हुए मैंने कहा, ऐसे ही जैसे मुनीर के साथ भागकर शादी करने चली थी। मेरे लिए क्या घर की दहलीज पार नहीं कर सकती? जबकि मैंने तुम्हारे माजी को ईशू नहीं बनाया है, तुमको वापस घर पहुंचाया है। क्या अब भी मेरी मोहब्बत का एतबार नहीं है? हिम्मत करो और निकलो घर से। हम कराची जाकर कोर्ट मैरिज कर लेंगे। गर्ज वो मुझे उकसाता रहा, मुसलसल उकसाता रहा, और मुझे माँ की बातें याद आ रही थीं। तब बिन सोचे समझे मैंने कह दिया कि मैं आ जाऊंगी, जगह बता दो। उसने वक्त और जगह बता दी और कहा कि मैं लेने आ जाऊंगा, घबराना नहीं। आसिया से छुटकारा पाने का बस यही एक तरीका है। मेरे दिल में सौतीली माँ के ख़िलाफ़ इंतकाम की आग भड़क रही थी, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सताया और रुलाया था, बहुत गंदी गंदी गालियों से भी नवाजा था, बेइज्जती और अहानत करने में कोई कसर न छोड़ी थी। रात को मैं निकल गई, गरचे ज़मीर मुलामत करता रहा, सारा दिन यही सोचती जाती।
کہ جو میں کر رہی ہوں ٹھیک ہے۔ جب گاڑی کراچی کے اسٹیشن کی طرف رکی، میں نے ادھر ادھر دیکھا، منصب مجھے کہیں بھی نظر نہ آیا۔ 2 گھنٹے میں پلیٹ فارم پر کھڑی اس کی راہ تکتی رہی، ادھر ادھر ٹہلتی رہی۔ 2 نوجوان کافی دیر سے مجھے دیکھ رہے تھے، میرے قریب آنے لگے اور آنکھ مار کر بولے، ہمارے ساتھ چلو گی؟ میں گھبرا گئی، پسینے پسینے ہو گئی۔ تو وہ کہہ کے لگانے لگے کہ یار وہ نہیں آیا جس کے لیے یہ بھاگ کر آئی ہے، ایسا ہی لگتا ہے۔ دوسرے نے کہا، تو چلے گی ہمارے ساتھ؟ ہا ہا ہا، ان کے کہہ کے میرا پیچھا کرنے لگے۔ شام ہونے والی تھی اور لوگ عجیب عجیب نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ کافی دیر ہو چکی تھی۔ میں نے سوچا شاید اب وہ نہیں آئے گا۔ زمانے کی تو عادت ہے دھوکہ دینے کی۔ پھر بھی دل یہی کہتا تھا نہیں نہیں، وہ ایسا نہیں کرے گا۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ اگر منصب نہیں آیا تو مجھے واپس جانا پڑے گا، مگر میں کس منہ سے گھر والوں کا سامنا کروں گی؟ خاص طور پر اپنے والد کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ جنہوں نے پہلی غلطی پر مجھے معاف کر دیا تھا، حالانکہ ان کی عزت نیلام ہوتے ہوتے رہ گئی تھی۔ ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ عقب میں قدموں کی آہٹ ہوئی۔ ڈرتے ڈرتے مڑ کر دیکھا تو میری سانسیں رک گئی۔ منصب تھا، مگر ساتھ ابو بھی تھے۔ ابو کو دیکھ کر جان نکل گئی۔ اب ابو اور منصب آگے آگے تھے اور میں ایک مردہ لاش کی طرح ان کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ آخر ہم ایک ہوٹل آ گئے۔ مجھے وہاں چھوڑ کر ابو اور منصب چلے گئے۔ نکاح کا انتظام کرنے کے لیے اگلے دن میرا نکاح تھا۔ ابو نے خود میرا نکاح منصب سے کرایا اور مجھے ان کے حوالے کر کے خود گھر واپس چلے گئے۔ انہوں نے گھر جا کر امی کو کچھ نہ بتایا کہ کیا ہوا ہے۔ جانتے تھے کہ امی نہ صرف ہنگامہ برپا کر دیں گی بلکہ ابو سے اس عمر بھر میں طلاق مانگ لیں گی کہ میں نے ان کی بھابھی کے ہونے والے سرتاج کو اپنے سر پر سجا لیا تھا۔ کافی دن بعد ایک روز دروازہ بجا، میں نے کھولا۔ سامنے بھائی کھڑا تھا۔ مجھے دھکا دیا، میں گرتے گرتے بچی۔ منصب نے سنبھال لیا۔ بھائی چلا رہا تھا کہ میں تجھے زندہ نہ چھوڑوں گا، تیری لاش لے کر جاؤں گا۔ منصب نے اس کو روکنا چاہا، سمجھانا چاہا، مگر وہ نہ رکا۔ تب منصب نے میرے بھائی کو بتا دیا کہ اس کا اور میرا بندھن آپ کے والد صاحب کی رضامندی سے ہوا ہے، اور تصویر اس کو دکھا دی جس میں میرا اور منصب کا نکاح ہو رہا تھا، اور ابو بھی اس تصویر میں موجود تھے۔ بھائی کا غصہ تھم گیا۔ منصب نے کہا، یہ سب تمہارے والد کی منصوبہ بندی سے ہوا ہے، کیونکہ تمہاری والدہ کسی بھی صورت نہ مانتی تھی تو ایسا کرنا پڑا۔ بھائی خاموش ہو کر لوٹ گیا، لیکن پھر کبھی میرے دروازے پر نہیں آیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصہ کے بعد ابو فوت ہو گئے۔ امی کو اصل حقیقت پتہ چل چکی تھی۔ میں شب و روز ان کا انتظار کرتی ہوں، لیکن وہ نہیں آتی۔ شاید انہوں نے میری صورت نہ دیکھنے کی قسم کھا لی ہے۔